नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग 2022 का पूछा गया क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 16 अक्टूबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है। सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, वेरिएबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है रुपे, ऑप्शन बी है मास्टर कार्ड, ऑप्शन सी है वीजा, ऑप्शन डी है एस मनी। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस मनी, इसका राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, मालदीव, इसका राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? इनमें से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मनामा, ऑप्शन बी है माले, ऑप्शन सी है मास्को, ऑप्शन डी है मस्कट। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मस्कट, इसका राइट जवाब बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है मनामा। मनामा बहरीन देश की राजधानी है, और जो माले है, माले मालदीव की राजधानी है, और मास्को रूस देश की राजधानी है, और मस्कट जो है ओमान देश की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? तो राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा गणेश मावलंकर, इसका राइट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 मई, इसका राइट जवाब बनेगा। भारत में श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? तो राइट आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयपुर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है। उदयपुर को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। मेवाड़ की राजधानी उदयपुर की स्थापना 1559 में महाराणा उदय सिंह ने की थी। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आइजोल भारत के मिजोरम राज्य की राजधानी है। ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। और इसकी स्थापना की बात करें तो 21 जनवरी 1972, इसका राइट 1972 में हुई थी इसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बताना है आपको। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। ऑप्शन सी राइट जवाब हो जाएगा। और चीन का राष्ट्रीय खेल टेनिस है, ऑप्शन ए में दिया गया है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। बैडमिंटन मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है, बैडमिंटन, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी में दिया गया है, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1909 में गुजराती भाषा में लिखी थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर, इसका सही जवाब बनेगा। संगाई महोत्सव मणिपुर राज्य में प्रत्येक वर्ष 21 से 30 नवंबर तक मनाया जाता है, और इस महोत्सव का नाम वहाँ के राज्य पशु संगाई हिरण के नाम पर रखा गया है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इस महोत्सव का जो प्रारंभ वर्ष 2010 में हुआ था, और इसका आयोजन राज्य पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है? इनमें से आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा, अहिंसा, ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो राइट आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त सेकेंड, इसका राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, खिलजी वंश, इसका राइट जवाब बनेगा। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में सबसे कम अवधि तक खिलजी राजवंश ने शासन किया। खिलजी वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1290 से
1320 ईस्वी तक शासन किया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन सी, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोथल। लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। यह भारत के गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज की यदि हम बात करें तो 1955 से 1963 में रंगनाथ द्वारा की गई थी। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला 48, बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। तो आपको बताना है इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से राइट जवाब हो जाएगा स्वदेशी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1919 में। खिलाफत समिति का गठन मार्च 1919 बम्बई में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन सी, 6 इसका राइट जवाब बनेगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा एक संघीय न्यायपालिका की स्थापना हुई। यह दिल्ली में स्थित था। भारत का पहला उच्च न्यायालय था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 6 अन्य न्यायाधीश होते थे। भारतीय संघीय न्यायालय 1937 के पहले मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गुएयर थे, आप लोग ध्यान रखिएगा। मॉरिस गुएयर, ध्यान रखिएगा, भारतीय संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, सिपाहियों के द्वारा। 1857 की क्रांति की शुरुआत सिपाहियों द्वारा की गई थी। इतिहास में इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 से मानी जाती है और इस क्रांति की शुरुआत की यदि हम बात करें तो मेरठ से हुई थी और धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध तक फैल गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली पर्वत का पश्चिम भाग मारवाड़ और पूर्वी भाग मेवाड़ कहलाता है। अरावली की अधिकतम ऊंचाई माउंट आबू के गुरु शिखर 1722 मीटर से मिलती है, जबकि नीलगिरी की अधिकतम ऊंचाई डोडा बेट्टा 2637 मीटर से मिलती है। आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन क्या कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा लू कहलाती है। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को लू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की मानक यामोत्तर रेखा इनमें से कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 82.5 पूर्वी देशांतर। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्रिप्स मिशन की विफलता, इसका राइट जवाब बनेगा। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की विफलता पर चलाया गया था। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया। अगला क्वेश्चन, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इस क्वेश्चन का बनेगा तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन है कंचनजंगा, इसका राइट जवाब बनेगा। कंचनजंगा भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करें तो 8586 मीटर है। यह नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है। कंचनजंगा नाम तिब्बती शब्द कंचन और दोंगा से लिया गया है, जिसका अनुवाद इस क्षेत्र के 5 महत्वपूर्ण पर्वतों के कारण द ग्रेट ट्रेजर ऑफ द ग्रेट स्नोज से है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एलपीजी। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के एलपीजी मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। नई आर्थिक नीति का तात्पर्य भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए 1991 में अपनाई गई नीति से है और इस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है 58 क्वेश्चन नंबर, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन है 51% प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। क्वेश्चन नंबर अगला है 59, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में न्यायाधीशालय
तीर्थ स्थान अवस्थित है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीतापुर। नैमिषारण्य तीर्थ स्थान सीतापुर जिले में अवस्थित है। यह गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है। अगला क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ पे आपको फिल करना है। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था इनमें से आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड। नाबार्ड कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण प्रदान करने वाली एक केंद्रीय संस्था है। भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के पुनर्वित्त कार्यों को अंतरिम कर नाबार्ड 12 जुलाई 1992 को अस्तित्व में आया था। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982। आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको बताना है इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर हो जाएगा विदेशी मुद्रा भंडार में संकट। ऑप्शन डी राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? तो राइट आंसर आपको देना है यहाँ पे। तो राइट आंसर हो जाएगा ज्वेलरी के लिए। ऑप्शन डी राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आपको फिल करना है। वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजनीति के निदेशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या बनेगा। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, भाग 4 का इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 65 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघ की राजभाषा के बारे में है। ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है और संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। राज्य की भाषाएं अनुच्छेद 345 में है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है और किसी विधेयक के बारे में विवाद उठने पर धन विधेयक है अथवा नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सफेद इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस के रूप में नहीं जाना जाता है? इनमें से कौन सी गैस है जिसको नहीं जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्गन। आर्गन गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 69, वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसका राइट जवाब बनेगा। और इसके सूत्र की यदि हम बात करें तो Na2CO3 इसका सूत्र है। सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति की सही आयु है? तो राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 71 है, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन डी, मिट्टी। पौधे मुख्य रूप से मृदा से अपने पोषक तत्व प्रदान करते हैं। पीएच महत्वपूर्ण कारक है जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करता है। पोटेशियम पोषक तत्वों को जल्दी से अवशोषित करने के लिए जड़ों को मिट्टी में गहराई से प्रवेश में मदद करता है। फास्फेट, पोटेशियम और जिंक प्रसार के परिणामस्वरूप बढ़ने वाले मुख्य पोषक तत्व आयन हैं। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है मैथ से है 72। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको मिल जाएगा 1.517 इसका राइट जवाब बनेगा। कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे? आप इसे घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा 4.02 मिलेगा। इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दीजिए। इसमें माइनस का चिन्ह है तो इससे भी इसमें से इसको घटा दीजिए। तो घटाने के बाद आपको मिल जाएगा 1.12 मल्टीप्लाई। उसके बाद आप इसे घटा दीजिए इसमें से इसको, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा माइनस का 2.9854 ये आपको मिलेगा। उसके बाद आप इसको आपस में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4.5024 माइनस
2.9854। इस वैल्यू में से इसको जब आप माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 1.517, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है 73 यहाँ पर। किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है। यदि उसके पास कुल बचत के रूप में रुपये 1,50,000 हैं तो उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने की बचत की है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो किसान बचत पत्र में बचत कितना है, 3 है, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में बचत कितना है, 2 है, तो 3/2 हो जाएगा। अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड में बचत आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 1,50,000 इंटू 2/5 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 60,000। इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। तो दिए गए विकल्प में से ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है। तो 7 क्रमिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, पहले आपको ये जानना जरूरी है। तो 7 संख्याएं क्रमिक कौन सी होती हैं, x होती है, और x+1 हो जाएगी, x+2 हो जाएगी, x+3 और x+4 और x+5 और x+6, ये क्रमिक संख्याएं हैं। अब इनको क्या करेंगे आप, इन सभी क्रमिक संख्याओं को आप जोड़ दीजिए। ऐसे लिख दीजिए x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 प्लस x+5 प्लस x+6 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कैसे, इन सभी संख्याओं को आप काउंट करके आप जितनी बारी संख्या आई हैं आप नीचे रख लीजिएगा, तो 7 आ जाएगा, और इक्वल में कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 7x + 21 = 140 आ जाएगा। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, 140। ये 21 इधर लाएंगे बराबर के बाद तो माइनस में हो जाएगा, ये इसमें से आप माइनस कर देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 7x = 119। तो x की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 119/7। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 17 आ जाएगा, 17। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी, x + 6। तो 17 में 6 जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा 23, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है 75। ओजोन होल किससे संबंधित है आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी, इसका सही जवाब हो जाएगा। और ओजोन का जो फार्मूला होता है O3 होता है, O3, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 76। √9 + 4 √5 है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो आइए देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। √9 + 4 √5 है, इस तरह से क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 9 तो को हम लिख सकते हैं 5 + 4 प्लस, और 4 है यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं 2 √5 = √4। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा √5 + √4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मिलेगा √5 और +2, जो कि विकल्प ए में यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है हिंदी से संबंधित 77 क्वेश्चन। धरेश का सही संधि विच्छेद है, आपको बताना है। तो धरेश का सही संधि विच्छेद हो जाएगा धारा प्लस ईस, और इसमें गुण संधि है, ऑप्शन सी राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 78। समश्रुत शब्द अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भौरा और सखी। अगला क्वेश्चन नंबर अगला, नागर का पर्यायवाची शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा चतुर। नागर का पर्यायवाची शब्द चतुर है, और नागर के अन्य पर्यायवाची के लिए हम बात करें तो निपुण होता है, और कुशल होता है, प्रवीण होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 80। सन्यासी का विलोम शब्द है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गृहस्थ। सन्यासी का विलोम शब्द गृहस्थ है, और विरक्त का विलोम अनुरक्त होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 81 है। कोल्हू का बैल होना का अर्थ इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा बुरी तरह काम में लगे रहना। कोल्हू का बैल होना मुहावरे का अर्थ बनेगा बुरी तरह कार्य में लगे रहना। तो दोस्तों ये रहे 2022 के क्वेश्चन
पेपर के क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। दोस्तों यदि आप इस क्लास का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इन सभी क्लासेस के रेगुलर आपको PDF मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।